नमस्कार दोस्तों। आज हम और आप एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो या तो भारत के भविष्य की पूरी दिशा ही बदल देगा या फिर इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। आजकल हर जगह इसकी चर्चा है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा दाव है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया में भारत की भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल हैसियत को तय करने वाला है। तो इस एक्सप्लेनर में चलिए समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज के हमारे इस पूरे एनालिसिस की नींव है। क्या ग्रेट निकोबार सच में भारत का अपना सिंगापुर बनने जा रहा है, या फिर क्या हम एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी यानी एनवायरमेंटल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? निकोबार की उस बिल्कुल अछूती शांत सुंदरता के बीच आखिर दांव पर क्या-क्या लगा है? आइए गहराई से देखते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 90,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का एस्टिमेटेड बजट। ये भारी भरकम नंबर ही अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि भाई ये कोई नॉर्मल डेवलपमेंट स्कीम नहीं है। ये असल में भारत की तरफ से बिछाई गई एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात, एक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन देखिए, इस टॉपिक की असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें इस पूरी राजनीतिक खींचतान को साइड में रखना होगा। लेफ्ट और राइट विंग की डिबेट से बिल्कुल दूर आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत पर होगा। हम एकदम निष्पक्ष होकर देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की रणनीतिक जरूरत क्या है और हमारी इकोलॉजिकल लिमिट्स क्या कहती हैं। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। भाग 1, भूगोल और रणनीतिक महत्व। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि आखिर इसी अलग थलग से आइलैंड को क्यों चुना गया? ऐसा क्या खास है इसकी लोकेशन में? अब अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो आपको समझ आएगा कि ग्रेट निकोबार की लोकेशन असल में एक रणनीतिक खजाना है। सोचिए, इंडोनेशिया यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, और सबसे बड़ी बात, ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। मलक्का स्ट्रेट ग्लोबल ट्रेड का वो चोक पॉइंट जहां से चीन के ज्यादातर जहाज गुजरते हैं। मतलब सिर्फ 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड व्यापार और सेना दोनों ही नजरियों से दुनिया की सबसे क्रिटिकल जगहों में से एक है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये रणनीतिक खजाना ना अविश्वसनीय रूप से नाजुक इकोलॉजिकल खजानों का भी घर है। यहाँ आपको सदियों पुराने ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। यूनेस्को से मान्यता प्राप्त इस इलाके में शोम्पेन जैसी बेहद प्राचीन और नाजुक जनजाति रहती है, जिनकी आबादी अब मुश्किल से 230 के करीब बची है। और इतना ही नहीं, ये जगह विशाल लेदरबैक टर्टल्स और कार्बन सोखने वाले उन बेहद जरूरी मूंगों यानी कॉरल्स का भी घर है। वैसे इस प्रोजेक्ट के विजन ने रातों रात आकार नहीं लिया है। इसने एक लंबा सफर तय किया है। साल 2001 में यहाँ अंडमान और निकोबार कमांड बनने से लेकर 2004 की उस भयानक और विनाशकारी सुनामी तक, फिर 2020 में नीति आयोग की मेगा प्रोजेक्ट प्लानिंग, और फाइनली 2024 में एनजीटी से इस मास्टर प्लान को हरी झंडी मिलने तक, इस पूरी टाइमलाइन में इस विजन ने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। भाग 2, प्रोजेक्ट के 3 चरण। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर इस इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में असल में होने क्या वाला है। जो लोग इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं वो इस एक डेटा पॉइंट पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे आइलैंड का सिर्फ 15% हिस्सा यानी लगभग 165 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही डेवलप किया जाएगा। उनका तर्क है कि बाकी का 85% आइलैंड बिल्कुल अछूता और पूरी तरह से सेफ रहेगा। अब इस ब्लूप्रिंट का मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है उस भयंकर मुनाफे वाले ट्रांसशिपमेंट व्यापार पर कब्जा करना, जो अभी हमारे हाथों से फिसलकर सिंगापुर और कोलंबो के पास जा रहा है। इसके लिए क्या क्या बनेगा? सालाना 1.4 से 1.6 करोड़ कार्गो कंटेनर संभालने की कैपेसिटी वाला एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक नया डुअल यूज एयरपोर्ट, पावर प्लांट के साथ एक बहुत बड़ी टाउनशिप, और हाँ, एक भारी भरकम सैन्य विस्तार यानी मिलिट्री एक्सपेंशन। और ये सब एक झटके में नहीं होगा। इस विजन को 3 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पोर्ट और एयरपोर्ट का बेस तैयार होगा। फिर दूसरे चरण में शिपिंग, टाउनशिप और डिफेंस का दायरा बढ़ाया जाएगा। और फाइनली तीसरे चरण तक आते आते यानी अगले दशक तक इसे पूरी तरह से सिंगापुर जैसी कैपेसिटी वाले एक ग्लोबल मेगा सिटी में बदल दिया जाएगा। भाग 3, चीन के खिलाफ कदम।
चलिए अब अपना फोकस उस सबसे बड़े तर्क की तरफ शिफ्ट करते हैं जो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की रीढ़ है, और वो है भारत की रक्षा रणनीति, हमारा डिफेंस। अब इसे ऐसे समझिए, हिंद महासागर में चीन की जो अग्रेसिव स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है ना, और श्रीलंका के पोर्ट्स पर जो उनके जासूसी जहाज मंडराते रहते हैं, उसका कड़ा जवाब देना भारत के लिए अब ऑप्शन नहीं, मजबूरी बन गया है। मलक्का स्ट्रेट पर हमारा ये नौसैनिक चोक पॉइंट और यहाँ तेजी से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये भारत का एक सीधा और बेहद जरूरी काउंटर अटैक है। जैसा कि कहा जाता है, जब दुनिया के व्यापारिक और ग्लोबल इंटरेस्ट्स यहाँ जुड़ जाएंगे तो कोई भी देश भारत की रणनीतिक पकड़ को आसानी से हिला नहीं पाएगा। इस हब के जरिए ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रस्ट जीतना ये पक्का करेगा कि भारत एक ऐसी समुद्री लॉजिस्टिक्स पावर बन जाए जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। भाग 4, पर्यावरण और जनजातीय संकट। लेकिन दोस्तों, ये सारी प्रोग्रेस, ये सारा विकास एक बहुत बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है, और यहीं से एंट्री होती है पर्यावरणविदों और इकोलॉजिस्ट्स द्वारा उठाई गई उन गंभीर चिंताओं की जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहीं पर शुरू होती है सबसे बड़ी रस्साकशी, एक अल्टीमेट टग ऑफ वॉर। एक पलड़े पर है हमारे देश का जियोपॉलिटिकल फ्यूचर और इकोनॉमिक ग्रोथ को सिक्योर करना, और दूसरे पलड़े पर है मूंगों का हमेशा के लिए खत्म होना, शोम्पेन जनजाति का बेघर होना और बड़े पैमाने पर जंगलों का कटना। एक ऐसी इकोलॉजिकल तबाही जिसे शायद कभी पलटा नहीं जा सकेगा। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए, 130 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये उस सदियों पुराने घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो हिस्सा है जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए साफ किया जाना है। ये जंगल पूरे इलाके के लिए एक विशाल कार्बन सिंक का काम करते हैं। अगर ये एक बार गए तो इनकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। और रिस्क सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। सोचिए उन सेमी नोमैडिक शोम्पेन आदिवासियों के बारे में जिनका घर छिन सकता है, लेदरबैक टर्टल्स के अंडे देने की जगह उजड़ सकती हैं, और समुद्री जीवन की जान, वो कोरल रीव्स डैमेज हो सकते हैं। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि ये एक हाई सीस्मिक जोन है। जहां 2004 में भयंकर सुनामी ने सब तबाह कर दिया था, वहां हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक पूरा का पूरा शहर खड़ा कर देना अपने आप में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क है। भाग 5, विकास और विनाश का संतुलन। तब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच कोई ऐसा बैलेंस बनाया जा सकता है जहां नुकसान कम से कम हो? हमारे सोर्सेज एक काफी स्मार्ट और बीच का रास्ता सुझाते हैं। देखिए, पूरे आइलैंड को एक विशाल कमर्शियल टाउनशिप में बदलने के बजाय क्या हम बीआरओ जैसे मिलिट्री इंजीनियर्स की मदद नहीं ले सकते? एक ऐसा डेवलपमेंट जो कंट्रोल्ड हो, छोटे स्तर का हो, जिससे हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हो जाएं और इस खूबसूरत आइलैंड की इकोलॉजी पर भी कम से कम असर पड़े। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा है। किसी भी देश को अपनी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी और एक ना पलटे जा सकने वाले इकोलॉजिकल विनाश के बीच आखिर वो लकीर कहाँ खींचनी चाहिए? विकास की सही कीमत क्या है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा। खैर, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप ऐसे ही शानदार टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं, तो स्टडी इन बिहार चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।